नमस्कार, मैं रविश कुमार। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया के नेटवर्क ने लोगों को आलसी बना दिया है। वे अब शेयर, डिसलाइक, लाइक और वायरल के जरिए संघर्ष करते हैं जिसमें एक बूंद पसीना नहीं बहता। आए दिन न जाने कितने ट्रेंड और वायरल वीडियो इस सोशल मीडिया के नेटवर्क में आकर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लोकतंत्र, सिस्टम और जनमानस पर इनके असर का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राइम टाइम के कई एपिसोड में मैंने कहा है कि एक डेमोक्रेसी इंडेक्स होनी चाहिए जहां मुद्दों को लेकर होने वाले प्रदर्शन, उनके खिलाफ स्टेट की हिंसा, कार्रवाई और प्रदर्शन का रिजल्ट, ये सब दर्ज हो तो पता चले कि लोकतंत्र कितना बचा है, कितना सक्रिय है। रविवार से ही इनबॉक्स में लोग दनादन फॉरवर्ड करने लगे कि YouTube पर प्रधानमंत्री के मन की बात के वीडियो पर डिसलाइक यानी नापसंद के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। फॉरवर्ड करने वाले छात्र भी थे और विरोधी भी। दोनों को लगा कि वे मीडिया के बनाए भंवर जाल से निकल रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौर में अपने मुद्दे को ध्यान में ला रहे हैं। मैं सीरियस हूं, बिल्कुल नहीं हंसा हूं। कभी 85,000 डिसलाइक तो कभी 1 लाख डिसलाइक। डिसलाइक की बदलती संख्या के स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे थे और शेयर किए जा रहे थे। कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे भी आने लगे कि ये देखिए रविश जी, डिसलाइक की संख्या कोई घटा रहा है, कोई यूट्यूब को मैनेज कर रहा है। याद रखें कि इन छात्रों के ऐसे कई ट्रेंड ट्विटर पर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। उसके बाद जाहिर है वे डिसलाइक से अपनी क्षणिक और बेहद सीमित नाराजगी जाहिर करना चाहते होंगे। सीमित नाराजगी को आगे बताऊंगा। नीट, जेईई, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी परीक्षाओं के छात्रों को अभी तक ट्रेंड से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया को आप पॉपअप चेतना के रूप में देख सकते हैं। पॉपअप चेतना क्या है? जैसे आप इलेक्ट्रिक टोस्टर में ब्रेड डालते हैं, सेक जाने के बाद ब्रेड अपने आप पॉपअप हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। उसी तरह प्रोपेगेंडा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, धार्मिक उन्माद, धार्मिक गौरव, जातिगत पहचान, जातिगत नफरत से बनी पहचानों के बीच नौकरी की अल्पकालिक याद पॉपअप होकर बाहर आ गई है। डिसलाइक भी एक किस्म का पॉपअप है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। दिखाए गए सपनों से उलट 1 महीने के भीतर सूरत का कपड़ा उद्योग चरमरा गया। सूरत में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन का वीडियो और फोटो शेयर करने वाले बीजेपी के विरोधी ही ज्यादा हुआ करते थे। जब गुजरात में चुनाव हुआ तो सूरत के मतदाता बीजेपी के साथ खड़े रहे। प्रदर्शन में झांकी और आंधी के नारे लगते हैं, मगर यहां आरती हो रही थी। जनता ही सफाई दे रही थी कि हे हुजूर, हमारी सुनी जाए, हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। जिस जनता के दम पर 4-5 लोगों को एंटी नेशनल कहा गया, वही जनता अपने राष्ट्र विरोधी नहीं होने की सफाई दे रही थी। सूरत में प्रधानमंत्री को देवता के रूप में देख रही थी, जिनकी नजर फिर गई है इस वक्त, मगर व्रत वगैरह करने से देवता मान जाएंगे। सूरत का क्या हुआ सूरत जाने। लोकतंत्र के सूरत की ज्यादा चिंता करते हैं। प्रचंड आर्थिक तबाही के बीच जनता जब आरती गाने लगे तो वह किसी भी पैमाने से जनता नहीं रह जाती है। लोकतंत्र कोर्ट, पुलिस, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों के सीलन भरे मुख्यालयों में खत्म होने से पहले जनता के दिलो दिमाग में ध्वस्त किया जाता है। और इसका पता तब चलता है जब जनता सांकेतिक रूप से ललकारी नारों की जगह आरती गाने लगती है। डिसलाइक भी एक किस्म की आरती है। अब आप YouTube और Facebook का पेज याद कीजिए। यहां पर एक कंटेंट होता है और उसके नीचे लाइक, डिसलाइक और शेयर के बटन होते हैं। कंटेंट एक ही होता है। हर कंटेंट एक किस्म का जनमत संग्रह पैदा करता है। इंस्टेंट जनमत संग्रह। आपको बताया नहीं जाता कि एल्गोरिदम के फॉर्मूले से पहले ही तय हो जाता है कि लाइक करें या डिसलाइक करें, कंटेंट वही पहुंचेगा दोनों जगह। आप क्या देखेंगे ये एल्गोरिदम से तय होता है। आप क्या नहीं देखेंगे यह भी उसी से तय होता है। जैसे आजकल वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं जो इसे लाइक नहीं करते हैं। यानी डिसलाइक करना भी एक तरह से लाइक करना भी है। इस वक्त फेसबुक को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम पत्रिका में भारत में फेसबुक की कारस्तानी की पोल हर दिन खुल रही है। खबरों की हेडलाइन भी तो देखिए, बता रही हैं कि कैसे फेसबुक ने गुप्त रूप से भारत में मोदी के चुनावी अभियान को सपोर्ट किया। 2012 से ही विपक्ष की आवाज फैलने नहीं दी गई, विपक्ष को गायब कर दिया गया। नफरत के नारे लगाने वालों को फेसबुक ने भारत में खुली छूट दी। फेसबुक ने माना भी कि नफरती नारों और भाषणों को लेकर कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि यही फेसबुक अमेरिका में ऐसे नारों को रोकने के लिए दबाव में रहता है, जर्मनी में रहता है, मगर भारत में खुली छूट दे रहा है। जैसा कि रिपोर्ट से बातें सामने आई हैं, बीजेपी के साथ फेसबुक का गठजोड़ है, जिसे लेकर जांच भी चल रही है। टाइम की यह रिपोर्ट है। फेसबुक से जुड़ी खबरों का यही मतलब है कि जनता की नजर से संस्थागत विपक्ष को खत्म कर दो। संस्थागत विपक्ष का अंग्रेजी में मतलब हुआ राजनीतिक दल। इसलिए आपको विपक्ष नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसी तरीके से आपके भीतर का विपक्ष खत्म कर दिया गया है। जैसे आज आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसकी जगह आप नेहरू ने किससे शादी की, किसके साथ नाश्ता किया और किसके गले में बाहें डाली, इन सब झूठी खबरों से भटका दिए जाते हैं। इसलिए डिसलाइक का यह आंदोलन थोड़ा रुककर सोचने की मांग करता है। आपको इसमें कोई चेतना नजर आती है तो एक और टेस्ट कर लीजिए मेरे साथ। इन नौजवानों से पूछिए कि क्या वे इन तस्वीरों को पहचानते हैं। सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, वरवर राव, शोभा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, अरुण फरेरा, सुधीर ढावले, रोना विल्सन, वर्नन गोंजाल्वेस, हैनी बाबू, जीएन साई बाबा। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में सफूरा जरगर, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, गुलफिशा, खालिद सैफी, मीरन हैदर, शफीउर रहमान के नाम जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद तक से पूछताछ हो चुकी है। जैसे ट्रकों पर हथियारों से लैस वो हिंसक भीड़ इन प्रोफेसरों के इशारों पर आई थी और व्हाट्सएप मैसेज के बाद इनमें से कई जांच के नाम पर महीनों जेल में सड़ाए जा रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बारे में ये नौजवान क्या सोचते हैं, इसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं? जस्ट आस्क देम, आई एम टेलिंग यू। क्या वे सुधा भारद्वाज पर छवि कोई रिपोर्ट पढ़ना चाहेंगे, जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई के बाद छत्तीसगढ़ के बेआवाज आदिवासियों के लिए काम करने का फैसला किया और वे अक्टूबर 2018 से जेल में बंद हैं, बीमार हैं, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, उनकी बेल की अर्जी खारिज हो जाती है? क्या डिसलाइक बटन दबाकर वीकेंड में लोकतांत्रिक हो रहे नौजवान यह सवाल भी पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर कफील खान को किस जुर्म में 6 महीने से जेल में रखा गया है? क्या भाषण देना इतना बड़ा गुनाह है? मुझे नहीं लगता कि डिसलाइकी पीढ़ी इन सब प्रश्नों को महत्व देगी। नैतिकताएं 2 नंबर वाली सिम नहीं है कि सामाजिक जीवन के लिए अलग नंबर की नैतिकता हो और लोकतांत्रिक जीवन के लिए अलग नंबर की नैतिकता। ऐसा नहीं होता है। वो जब नहीं होती है तो कहीं नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं कि नौजवानों की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो लड़ाई है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ट्रेंड और डिसलाइक का तुरंत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जनता में रोजगार को लेकर कोई नई चेतना आ गई है। आप यकीन कीजिए, डिसलाइक करने वाले नौजवान जब प्राइम टाइम का ये एपिसोड देखेंगे तो उनके दिल धड़कने लगेंगे और नजर नीची हो जाएगी। वैसे ही जैसे क्लास में मास्टर ने नकल करते हुए छात्रों के समूह को पकड़ लिया हो। इसलिए हाथ पीछे कर खड़े होने की जरूरत नहीं है, आगे आकर नजर मिलाकर प्राइम टाइम देखने की जरूरत है। क्या आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, ये इम्तहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल।
ठीक है, 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को। टीयर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है, उसके बाद टीयर 4 होगा। टीयर 4 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी सिस्टर ने एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। पहली बात तो उसका पेपर का नोटिफिकेशन 2018 में आया और उसका एग्जाम एक साल बाद 2019 में लिया गया। 2019 में लेने के बावजूद भी कि सरकार को और इस संस्थान को शर्म आ जाए कि हम जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करें, इनने वो भी नहीं करा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ हुई, सुसाइड हुई, जो भी हुआ, सब ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मेंटली फिट कैसे रहे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने हम स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर बात ही नहीं की। हम किस मेंटल फेज से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या डिप्रेशन है, जॉब टाइम पे जॉब ना मिलने की वजह से, हमारी मेंटल हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। ट्रेंड कराने वाले छात्रों ने बताया कि मार्च से लेकर आज तक कम से कम 9 बार ट्रेंड करा चुके हैं एसएससी की परीक्षा के संबंध में, जिसमें कभी 10,000 तो कभी 2 लाख से अधिक ट्वीट हुए हैं। किसी का ध्यान तभी क्यों नहीं गया, यानी प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधियों की नजर तभी गई जब उनके वीडियो को डिसलाइक मिली। लाइक कितनी मिलती थी यह तो पता कर लें मन की बात के यूट्यूब वीडियो को। क्या इसके बाद रिजल्ट निकलने लगेंगे, नौजवानों की ज्वाइनिंग होने लगेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। 492 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, 846 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही नहीं, यूपी में 69,000 भर्ती पूरी करो, 4,000 उर्दू भर्ती पूरी करो। इस तरह के आए दिन ट्रेंड होते रहते हैं, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी। चुनाव के पहले ऐसी ही लटकी भटकी परीक्षाओं को लेकर प्राइम टाइम के कई एपिसोड हमने किए थे, हफ्तों नहीं महीनों। तब लोकसभा का चुनाव आने वाला था, कई भर्तियों के नतीजे आए भी दबाव में और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, मगर चुनाव बीतते ही बातें खत्म हो गई। आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है मैंने, वही पढ़ के बता रहा हूं। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। लिखते हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में, अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की। 5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जनवरी 2020 में इन्हें डिवीजन दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति इस डिवीजन से होगी, जैसे भोपाल डिवीजन या गोरखपुर डिवीजन। अप्रैल से इन्हें ट्रेनिंग पर जाना था, मगर मामला स्थगित है, कोई अपडेट नहीं है। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकालती नहीं है, केंद्र सरकार भी हम लोगों के साथ अनियमितता कर रही है कि हम लोग 2018 में ग्रुप डी की एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तक उसका कुछ निवारण ही नहीं निकला। सिर्फ पेपरों में दे दिया गया कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निकाल दिए हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, हम लोग को आगे जॉब मिलेगा कि नहीं, या हम लोग का फॉर्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट बस पॉलिसी पे पॉलिसी ही बनाती है, लेकिन उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट कैसे हो, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारे देश में परीक्षा प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक परीक्षा को पूरे होने में 2 से 3 साल बीत जाते हैं। हमारे देश में रोजगार होते हुए भी, वैकेंसियाँ होते हुए भी, फिर भी किसी को रोजगार नहीं मिलता है। करीब 1 करोड़ के आसपास नौजवानों ने रेलवे की इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे, जिसे 1 साल में पूरा करने का दावा किया गया था। मगर आपने देखा कि 2018 से अगस्त सितंबर 2020 आ गया, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आए दिन सहायक लोको पायलट के सताए ये नौजवान ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। इन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी नई सैलरी कब मिलेगी किसी को पता नहीं। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था भारत सरकार का। रेलवे मंत्रालय 2 साल में 1 लाख पदों की भर्ती की परीक्षा पूरी नहीं कर सका। धीरज रखिए। रेलवे की एक और परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूं, NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी।
28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आया कि रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए परीक्षा कराएगी। 35,000 वैकेंसी का ऐलान हुआ। 1 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 के बीच परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन फीस जमा करना शामिल था। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जून से सितंबर 2019 के बीच परीक्षा होगी। अगस्त सितंबर 2020 आ चुका है, परीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? नीट और जेईई की तरह सरकार क्यों नहीं आगे बढ़कर कह रही है कि हम नौजवानों की एनटीपीसी की परीक्षा लेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, जबकि इन्होंने कई बार अपनी परीक्षा को लेकर ट्रेंड कराए हैं। 2019 में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब थी। उसमें हमने फॉर्म फिलअप किया था और उसमें 500-500 रुपये देकर हमने फिलअप किए थे फॉर्म। अभी तक उसका कोई भी एग्जामिनेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि काफ़ी डिले हो चुकी है एग्जामिनेशन में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और अधिक दिनों तक अपनी तैयारी को जारी नहीं रख सकते हैं। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ और उन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों में से हूँ जो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम्स की डेट आती है, ना एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ पता होता है और ना ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है। सारी न्यूज़ चैनल, सारे मिनिस्टर्स हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अब तो हाल ये है, जेईई नीट की परीक्षाएं वो हो रही हैं, उनके लिए सोचा जा रहा है, पर हम बेरोजगारों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में नौजवान कई साल से सताए जा रहे हैं। उनकी लोकतांत्रिक और नागरिक चेतना में बदलाव इतना ही आया है कि 1 या 3 लाख डिसलाइक करने की स्थिति में पहुंचे हैं। अंग्रेजी में ऐसे मौकों पर अभिव्यक्ति का एक तरीका है कंधे को झुकाकर आई मीन कम ऑन कहने का। रोजगार का सवाल टफ क्वेश्चन का सवाल है, मुश्किल प्रश्न है। बात सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग की नहीं है। आज की नौकरियां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की होती जा रही हैं। आधी सैलरी मिलती है, बाकी नहीं मिलती। तरह तरह के शोषण हैं। क्या इसे लेकर कोई चेतना है? बिल्कुल नहीं है, ना राजनीतिक दलों में, ना जनता में। सिर्फ वही व्यक्ति या समूह मीडिया को खोजता है जिसकी ठेके की नौकरी चली जाती है। सांसदों, विधायकों ने अपने लिए पेंशन का पुराना सिस्टम रख लिया, अच्छा किया। बाकी नौकरीशुदा लोगों के लिए पेंशन का पुराना सिस्टम खत्म कर दिया, बाजार को दे दिया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? आई मीन कम ऑन। 19 अगस्त को एक फैसला हुआ कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा के लिए नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, परीक्षा नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उसके लाखों ट्वीट उनके हैंडल से टैग किए गए, मगर किसी मंत्री तक ने जवाब नहीं दिया। मगर जिस दिन जब नई भर्ती एजेंसी बनाने का फैसला हुआ, तो कितने उत्साह से कई प्रकार के मंत्री उस फैसले को ट्वीट कर रहे थे। यानी एक बड़ी समस्या के ऊपर एक नई एजेंसी के ख्वाब की चादर डाल रहे थे, ताकि ऊपर से सोफा या बिस्तर गंदा ना लगे। जबकि नई भर्ती एजेंसी में रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था, मगर उनकी पुरानी परीक्षाओं की बात तक नहीं की गई। कई जिलों में परीक्षा केंद्र पहले से बने हैं, तभी तो नीट और जेईई की परीक्षा हो रही है। मगर पत्रकार से लेकर ट्विटर के अनुचरों को लगा कि कोई नई व्यवस्था बनने जा रही है। अगर ये परीक्षा केंद्र ना बने होते तो आज किसके दम पर ये नीट और जेईई की परीक्षाएं होती, आप इतना ही अंदाजा लगा लें। भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का हाल आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप चाहें तो एक परीक्षा का विज्ञापन निकालकर युवाओं को कई साल तक फंसा सकते हैं। वे इंतजार कर लेते हैं। कई राज्यों में लोग 8-8 साल से इंतजार कर रहे हैं। छात्र खुद से नहीं बोल पा रहे हैं। कम ही छात्र कैमरे पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं। समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के
500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र परेशान हैं करोड़ों की संख्या में। अच्छी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बदले बोल रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे कि सारा अकाउंट ठीक होना चाहिए, वरना रिया चक्रवर्ती के घर पर जो ईडी की टीम है वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना पहुंच जाए। ऐसे ही सावधानी के लिए बोल रहा हूं। वैसे भी सारे बयान जारी करने वाले शिक्षक सावधान हैं इस बात को लेकर कि किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं दिखना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किए हैं। मगर इन जागरूक शिक्षकों से पूछ कर देखिए, क्या वे उन प्रदर्शनों में जाना चाहेंगे? जब जनता विपक्ष से दूरी बनाने लगे तो वही होता है जो पहले कह चुका हूं। जनता के भीतर विपक्ष मरता है, जनता के भीतर लोकतंत्र मरता है। मीडिया सिस्टम में संख्या का महत्व समाप्त हो गया है। ऐसी समस्याएं भी कवर नहीं होती हैं और दूसरे भी नहीं देखते जिनसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। जहां सुशांत सिंह राजपूत के वीडियो को 10 लाख 20 लाख व्यूज मिल रहे हों, वहां 1 लाख या 3 लाख डिसलाइक का कोई मतलब है? यही मतलब है कि नौजवान ट्विटर पर अपने आंदोलन को नए तरीके से जिंदा रखना चाहते हैं। वे असफल हो रहे हैं, मगर उन्होंने सोचना बंद नहीं किया है, हारे नहीं हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि रोजगार के सवाल से आप न्यूज चैनलों के पतन को रोक देंगे? ऐसा मत कीजिए। अपना टेस्ट बदल लीजिए, कॉफी पिया कीजिए, चाय में वो अब बात रही नहीं। चैनलों के बीच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब अंतर मिट गया है, नाम का कोई अंतर नहीं रहा। अब जरा आंकड़े देखिए। 20 से 29 अगस्त के बीच एक बड़े चैनल के YouTube पर 550 के करीब वीडियो अपलोड हुए और 400 से भी ज्यादा इसमें से वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के हैं। इसी चैनल के YouTube पेज पर 3 दिनों के भीतर 250 वीडियो अपलोड हुए हैं। इसमें से 210 वीडियो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मामले के हैं। 210 वीडियो। इस चैनल के YouTube पेज पर हर दिन औसतन 70 वीडियो क्लिप सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपलोड किए जा रहे हैं। एक वीडियो अपलोड हुआ है जो अलग है, छात्रों की परीक्षा को लेकर, वो भी शिक्षा मंत्री निशंक के बयान का वीडियो है। दूसरा चैनल है जिसके YouTube पेज पर 20 से 29 अगस्त के बीच करीब 190 वीडियो अपलोड हुए हैं। इसमें से 160 वीडियो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हैं। 3 दिनों में इस दूसरे चैनल के पेज पर 67 वीडियो अपलोड हुए, उनमें से 66 वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के हैं, यानी कोई दूसरी खबर तक नहीं है। 67वां वीडियो प्रधानमंत्री के मन की बात का है, यानी गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है। वो भी मन की बात में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है जितनी सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में। एक तीसरा चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसके YouTube पेज पर पिछले 3 दिनों के भीतर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 100 वीडियो अपलोड किए गए हैं। यानी इन 3 चैनलों में सिर्फ 3 दिनों के भीतर 482 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिनमें से 377 वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के हैं। आप चाहें या ना चाहें, लाइक करें या डिसलाइक करें, आपको देखना पड़ेगा सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज। आप नहीं देखना चाहते तो उन्हें कौन सा आपका इंतजार है? रिमोट अब आपके हाथ में नहीं है, आपका रिमोट मीडिया के हाथ में है। तभी आपके लिए एक ही कंटेंट है हर जगह। 3 चैनलों पर एक मुद्दे पर 1000 के करीब वीडियो अगर 10 दिनों में लॉन्च किए जा रहे हैं और आपके मुद्दे पर 10 भी वीडियो नहीं है, अगर आप नहीं देखेंगे तो वो एंकर आपके घर में बाउंसर भेजने वाला है। सोफा सेट से लेकर क्रॉकरी तक तुड़वा देगा।
उसे पता है कि कवरेज में कुछ नहीं है, आपसे ज्यादा वो जानता है, इसलिए वो कूदने लगा है ताकि लोग उसका कूदना देखें। कपार पीटने लगा है, मेज पीटने लगा है। प्रार्थना कीजिए कि उसे प्रधानमंत्री जल्दी एक और इंटरव्यू दे दें ताकि फिर से वो शांत होकर बैठ जाए और प्रधानमंत्री से ही पूछे कि सर आपने बताया नहीं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से विवेक मर जाता है, लेकिन क्रोध से रेटिंग आती है तो इसमें दोष गीता का नहीं है, मीडिया तंत्र का है। क्या डिसलाइक करने वाले छात्र राहुल गांधी के उस बयान को लाइक कर रहे थे जो उन्होंने मन की बात के तुरंत बाद जारी कर कहा कि छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, प्रधानमंत्री कर गए खिलौने की चर्चा? पता तो कीजिए कि क्या उनके लाइक बढ़ गए हैं? क्या राहुल गांधी का यह ट्वीट सबके टाइमलाइन पर है जो डिसलाइक पर जागने का ढिंढोरा पीट रहे हैं? सब दूरी बना रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। और अब बेरोजगारी से बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के उस विराट स्वरूप की तरफ जिसे लेकर आज बहुत दुखदाई खबरें आई हैं। भारत की जीडीपी, पहली तिमाही की जीडीपी -23.9 आंकी गई है। पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय में इतनी गिरावट किसी के भी नेतृत्व काल में किसी भी दौर में नहीं देखी गई। ऐसी आर्थिक तबाही व्यक्तिगत, सामूहिक और आर्थिक जीवन को किस तरह से बर्बाद करेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी तिमाही में -23.9% जीडीपी से सुधरकर हम क्या सकारात्मक संख्या में पहुंच पाएंगे, क्या हम शून्य पर पहुंच पाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है, उसका जो सपना होता है, उसे फिलहाल आप छोड़कर अपनी बचत, अपनी सैलरी और अपनी नौकरी और आगे के आर्थिक जीवन के बारे में काफ़ी सोच समझकर विचार कीजिए, तैयारी कीजिए। दूसरी खबर अर्थव्यवस्था से ही जुड़ जाती है। प्रणब मुखर्जी के कारण लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे हैं, भारत रत्न, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, तमाम सार्वजनिक संवैधानिक पदों पर जिम्मेदारियां निभाकर एक लंबा सार्वजनिक अनुभव हम सब के लिए छोड़ गए हैं। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल में अपने पैतृक निवास में दुर्गा पूजा में हिस्सा लेते हुए। It is a part of our family tradition.
Moreover, as a village boy, I was grown up in this atmosphere for up to my graduation. That means 21 years of my formative stage. I lived in this atmosphere. I studied the high school, and if you walk, it will be about 5 kilometers. यहीं से एक ऐसा सियासी सफर शुरू हुआ जो लगभग 50 साल तक नई नई मंजिलें तय करता रहा। कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में वित्त से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे अहम ओहदे संभाले। बहुत जल्द प्रणब दा हर मसले का हल तलाश करने के लिए भरोसेमंद शख्स के तौर पर पहचाने जाने लगे। यूपीए के दौरान तो कहा जाता था कि असली सरकार वही चला रहे हैं क्योंकि वो 50 से भी ज्यादा मंत्री समूहों की अगुवाई कर रहे थे। अन्ना आंदोलन से लेकर परमाणु समझौते तक जो भी समस्या का हल निकालना होता, जिम्मेदारी प्रणब दा की ही होती। लेकिन मैं कभी कभी जरूर सोचता हूं कि प्रणब जी न होते तो ये यूपीए सरकार क्या करती। कांग्रेस और सियासी काम उनकी जिंदगी में ऐसा रचा बसा था कि उनके परिवार को शिकायत रही कि उन लोगों के लिए उनके पास कभी वक्त नहीं रहा। जब मेरा शादी हुआ था ना, तभी उससे मेरा मुलाकात बहुत कम होता था। अब बातचीत भी बहुत कम होता था। अच्छा। He is always very busy, very busy, very busy. Would you have liked to have got more time with him as a son? Obviously, not only me, everyone, and it's a complaint. Not only my mother's, it's my complaint. Even my children's complaint, my sister's complaint, everyone, my wife's complaint that we should have more time with you. लेकिन इसके बावजूद एक विरोधाभास ये भी था कि वो जो कांग्रेस में इतने समाये हुए थे, उनके रिश्ते पार्टी से हमेशा अच्छे नहीं रहे। 1986 में तो उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। कुछ का मानना था कि पार्टी से इस तलखी की वजह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का घटनाक्रम था। What was your first reaction when you heard the news? I was totally broken. प्रणब के आलोचकों का आरोप था कि कलकत्ता से दिल्ली के सफर के दौरान उन्होंने दावा किया कि वित्त मंत्री और कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत से इंदिरा गांधी की जगह उन्हें लेनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसी से राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी में अनबन हो गई। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि वो सब गलतफहमी का नतीजा था। It was a misunderstanding, and which was admitted by Rajiv ji himself. I think in one of the interview given to Arun Puri, India Today, before his assassination. प्रणब मुखर्जी वापस कांग्रेस तो लौट आए, लेकिन गांधी परिवार के साथ भरोसे की डोर कभी मजबूत नहीं हो पाई। 2009 में जब उनसे पूछा गया कि सोनिया गांधी ने उनके बजाय प्रधानमंत्री के लिए मनमोहन सिंह को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा, He enjoyed the confidence of Mrs. Sonia Gandhi. लेकिन उनका परिवार अपनी मायूसी छुपा नहीं पाया। Pranab is working so much in Indian politics, but Pranab is not getting his proper place. I, Pranab Mukherjee. यूपीए 2 के आखिरी सालों में उनको इनाम मिल गया। भले प्रधानमंत्री न बने हों, लेकिन 2012 में राष्ट्रपति बना दिए गए। लेकिन पार्टी के साथ खिंचाव बरकरार रहा। रिटायर होने के 1 साल बाद वो आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर गए और संघ के संस्थापक केशव हेडगेवर को भारत माता का महान पुत्र कहा, तो कांग्रेस नाराज हो गई। साल भर बाद ही बीजेपी ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा।
इस सम्मान ने भारतीय राजनीति के सबसे दिग्गज नेताओं में एक के रुतबे को महज पहचान भर दी। एक ऐसा नेता जो अपनी पार्टी के दायरे से बहुत ऊपर उठ चुका था। छब्बीस अगस्त को rediff.com पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शीला भट्ट को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि सीमा पर चीन की सेना की तैनाती मुझे समझ नहीं आ रही है। 3 दिन तक यह खबर छपती रही लेकिन सरकार को समझ में बात नहीं आई। उस इंटरव्यू में जयशंकर ने यह भी कहा कि 1962 के बाद सबसे गंभीर स्थिति है और वास्तव में 45 सालों के बाद इस सीमा पर सैनिकों की मौत हुई है। इतने बड़े बयान के बाद भी किसी को बात समझ में नहीं आई और चीन ने समझ लिया। आज पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। यह हालात तब बिगड़े हैं जब चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भारतीय सेना के मुताबिक चीनी सैनिकों को पीछे धकेला जा चुका है। केंद्र सरकार ने बताया है कि चीनी सेना ने एक बार फिर यहां पर उकसाने की गतिविधि करते हुए यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश की है। उसकी इस कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। राजीव रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। गलवान में चीनी सैनिकों से खूनी झड़प के बाद 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में माहौल बिगड़ा। सेनाएं आमने सामने आई, हालांकि उनके बीच शारीरिक झड़प नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों की पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। यानी अब चीनी सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भी दावा कर रही है, जबकि भारतीय सेना के मुताबिक नियंत्रण रेखा यहां तक है। इस हिस्से को लेकर चीन ने नया विवाद शुरू कर दिया है। सेना के मुताबिक अब चीनी सैनिकों को पीछे धकेला जा चुका है, लेकिन अब इस नए टकराव का मामला कितना संगीन है यह इस बात से समझा जा सकता है कि लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। जवानों की गश्त बढ़ा दी गई है। चुशूल में फिर से फ्लैग मीटिंग की गई। उधर दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल ने गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें हालात की जानकारी दी। हालात पर दिल्ली की भी नजर है और सेना की भी। ध्यान इस बात पर भी है कि चीन लगातार इस हिस्से को विवादित बनाने की कोशिश में है। गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा से होते हुए अब वह इसे भी छेड़ने में लगा हुआ है। मगर हमारी सेनाएं सावधान हैं और वे ऐसी हर कोशिश को नाकाम करती आ रही है। ड्रैगन के बारे में यह कोई नई बात नहीं है। दोस्ती का हाथ बढ़ाना और फिर पीछे से वार करना, यह उसकी पुरानी आदत है। इसलिए ज़रूरी यह है कि उसके हर पैतरे का जवाब उसी के अंदाज में दिया जाए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।